लाइव खड़े हैं। चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि क्या मुद्दे हैं क्या। सर क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, लेकिन मेरा जो मुख्य मुद्दा है वो है नशाखोरी, जो कि आज समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज सदन में मैं इस मुद्दे को रखूंगा। चलिए और नेताओं से जानने का प्रयास करते हैं। आज आप किस विषय पर चर्चा करेंगे? आज नई शिक्षा नीति पर चर्चा होगी। चलिए और नेताओं से जानने का प्रयास करते हैं। आज आप सदन में किस प्रकार अपने विचार रखेंगे? विपक्ष के द्वारा पूछे जाने वाले सवालों के जवाब दिए जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं सभी नेताओं में भरपूर जोश है। आज वैसे जोश के साथ अपने पक्ष और विपक्ष के मंत्रियों के साथ बहस करेंगे। सभी नेताओं में यही जोश होना चाहिए। हर नेता को सच को साथ लेकर चलना चाहिए। चलिए अब मैं आपको सदन के अंदर का दृश्य दिखाने का मैं गुलशन कैमरामैन धर्मपाल के साथ हरियाणा न्यूज़ से। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष महोदया, आज इस स्तर की कार्यवाही आरंभ करने से पूर्व मैं सदन में आप सब सदस्यों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए आप सभी पूरा सहयोग करेंगे, वह संसदीय गरिमा को बनाए रखेंगे। महाशिव जी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ या प्रतिज्ञान दिलवाई जाए। जी महोदया, संसदीय क्षेत्र हिसार से निर्वाचित युवा सांसद कुमारी ललिता को संसद की सदस्यता ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कुमारी ललिता, प्रतिज्ञान। महोदया, मैं प्रतिज्ञान लूंगी। आप किस भाषा में प्रतिज्ञान लेंगी? मैं हिंदी भाषा में प्रतिज्ञान लूंगी। कुमारी ललिता, जो हिसार से युवा सांसद निर्वाचित हुई हूँ, मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान को बनाए रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। संसदीय क्षेत्र फिरोजपुर पंजाब से निर्वाचित युवा सांसद कुमारी सुनैना को संसद की सदस्यता ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कुमारी सुनैना। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान? महोदया, मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? महोदया, मैं पंजाबी भाषा में शपथ ग्रहण करूंगी। मैं सुनैना कुमारी, जो कि फिरोजपुर पंजाब तो युवा सांसद चुनी गई हाँ, मैं रब दी सौं खानी हाँ कि मैं इस प्रक्रिया द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखांगी ਅਤੇ देश की प्रभुसत्ता ਅਤੇ एकता ਨੂੰ बनाए रखांगी ਅਤੇ ਉਹ ਪਦ ਜਿਸ ਨੂੰ मैं धारण ਕਰਨ वाली हाँ उस ड्यूटी का श्रद्धा ਦੇ ਨਾਲ पालन करांगी। माननीय सांसद सदस्य, मैं सदन को दुखी हृदय से सूचित करती हूँ कि स्वर कोकिला भारत रत्न कुमारी लता मंगेशकर जी का 93 वर्ष की आयु में बीमारी के चलते निधन हो गया। उन्होंने राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में राष्ट्र को अपनी सेवाएं प्रदान की। भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर संसद भवन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में आयोजित समारोह में उनका गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम सभी की समृद्धि पटल पर सदा के लिए अंकित है। सेवा भाव में भी लता जी ने लता मंगेशकर मेडिकल फाउंडेशन की भी स्थापना की। इस पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के रोगियों को निःशुल्क सेवाएं प्रदान की। उन्होंने विद्यार्थियों की सहायता एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अपने पिताजी की समृद्धि में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर प्रतिष्ठान की भी स्थापना की। उनके निधन से संगीत कला और संस्कृति जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। राष्ट्र के शोक की इस घड़ी में अपनी ओर से व सभा की ओर से दिवंगत पुण्यात्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ।
तथा शोक संतप्त पूरे राष्ट्र की ओर से उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट करती हूँ। अध्यक्ष महोदया, मैं लता दीदी जी के निधन पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। महान स्वर के खामोश हो जाने से पूरा कला जगत व उनके करोड़ों प्रशंसक शोकाकुल है। लता जी अपने संगीत के जरिए सदा हमारे दिलों में रहेंगी। भारत रत्न से सम्मानित स्वर कोकिला की जादुई आवाज के कारण भारतीय महाद्वीप के साथ साथ पूरे विश्व में उनके करोड़ों प्रशंसक हैं। इनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। उनकी देश प्रेम की भावना व प्रतिबद्धता अद्वितीय थी। भारत के लिए उन्होंने जो किया उसके लिए वे सदैव याद रखी जाएंगी। इस दुर्भाग्यपूर्ण घड़ी में उनके परिवारजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती हूँ व दिवंगत पुण्यात्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। अध्यक्ष महोदया, मैं आप एवं सदन के नेता द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में शामिल होते हुए एवं विपक्षी सदस्यों को शामिल करते हुए अपनी भावनाएं प्रकट करता हूँ। लता मंगेशकर जी के निधन पर राजनीतिक जगत, फिल्मी जगत के लोग व पूरा देश दुखी है। अपने संगीत गायन व देशभक्ति भावना से वे सभी की प्रिय थी। वे विश्व एवं भारत की प्रख्यात पार्श्व गायिका तथा भारत रत्न से सम्मानित सभी की आदरणीय थी। दुख की इस घड़ी में मैं उनके परिवारजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ व दिवंगत पुण्यात्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सदस्यगण शोक प्रकट करने के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। महाशिव जी, शोक संतप्त परिवार को संवेदना संदेश भेज दिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदया, शोकग्रस्त परिवार को संवेदना संदेश भेज दिया जाएगा। माननीय सभासदों, आपको यह जानकारी देते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि आज हमारे सदन की कार्यवाही देखने के लिए विदेशी मेहमान उपस्थित है। मैं अपनी ओर से व सदन के माननीय सदस्यों की ओर से विदेशी मेहमानों का सदन में पधारने पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे सदन की शोभा बढ़ाई है। मैं सदन को इन मेहमानों से परिचित करवाती हूँ। अमेरिका से कमला हैरिस, ऑस्ट्रेलिया से नैविदिता जोन। माननीय प्रधानमंत्री जी नए मंत्रियों का परिचय करवाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे सदन में बहुत अधिक संख्या में महिलाएं, गरीब, किसान, दलित व आदिवासी मंत्री बने हैं। इन मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर मुझे बड़े आनंद का अनुभव हो रहा है। मैं सदन को इन मेहमानों से परिचित करवाना चाहती हूँ। कुमारी रचना शिक्षा मंत्री, मिस्टर अजय वित्त मंत्री। अब प्रश्नकाल आरंभ होता है। महाशिव जी सभी सदस्यों में प्रश्न सूची वितरित करवाई जाए। माननीय अध्यक्ष महोदया, प्रश्नों की सूची वितरित करवाई जा रही है। अब प्रश्नकाल शुरू होता है। प्रश्न संख्या 501, मिस्टर अमित। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि जब सरकार को चीन के वुहान शहर से पहले कोरोना वायरस का पहले ही पता चल चुका था, टीवी, मोबाइल तथा सोशल मीडिया से न्यूजीलैंड, इटली, जर्मनी और न जाने कितने देशों से डरावनी तस्वीरें वायरल होने लगी। इन देशों में महामारी को देखकर भी सरकार ने कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए। पहला प्रश्न, क्या सरकार ने इस महामारी से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए हैं? यदि हाँ, तो सदन में रखें, यदि नहीं तो क्यों? दूसरा, क्या सरकार के पास इस महामारी के कारण हुई मौतों की संख्या के संबंध में कोई आंकड़े हैं? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? राज्यवार ब्यौरा भी दें। तीसरा, क्या सरकार कोरोना महामारी के कारण देश में व्यापक
प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को बता देना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने कोरोना से बचाव हेतु कई कदम उठाए हैं। जैसे पूरे भारत में कोरोना से कैसे बचा जाए, इसके लिए संपूर्ण प्रचार प्रसार किया गया। 2 गज दूरी, मास्क जरूरी नियम के तहत मास्क व सैनिटाइजर बांटे गए। अध्यक्ष महोदया, हमारे देश में कोरोना महामारी से लगभग 5,31,000 लोगों की मौत हुई। राज्यवार सूची संलग्न है। महोदया, देश में बार-बार फैलने वाली महामारी की रोकथाम के लिए 5 जून 2022 तक 109 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन पूर्ण किया। महोदया, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कोरोना महामारी से लगभग 34 करोड़ 80 लाख डॉलर का नुकसान हुआ। नुकसान की भरपाई के प्रयास किए जा रहे हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। माननीय अध्यक्ष महोदया, वर्तमान समय में चीन में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट BF7 तेजी से फैल रहा है। चीन में इसकी तबाही को देखते हुए पूरी दुनिया भर में इसका खौफ है। भारत में भी गुजरात के वडोदरा में इस वायरस के लक्षण पाए गए हैं। क्या सरकार ने इस नए वेरिएंट की रोकथाम के लिए कोई उपाय किए हैं? यदि हाँ, तो सदन में रखें। प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, हम लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। अभी चीन और भारत के बीच कोई सीधी उड़ान नहीं है। विदेशों से आ रहे नागरिकों की एयरपोर्ट पर ही टेस्टिंग की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदया, सरकार ने सभी राज्यों को लेटर जारी करके कोरोना गाइडलाइन का पालन करने व अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए हैं। देश के सभी नागरिकों को मास्क पहनने व कोविड नियमों के पालन करने की सलाह भी दी गई है। प्रश्न संख्या 502, कुमारी मोनिका। माननीय अध्यक्ष महोदया, आज हमारे देश में महंगाई 30 सालों में सबसे ऊपर चली गई। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या ये सच है खुदरा महंगाई दर 7% से अधिक है? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है? विवरण सदन में रखें। महोदया, वादा किया था आय बढ़ाने का, आय तो बढ़ी नहीं, महंगाई जरूर बढ़ गई। दूसरा, अध्यक्ष महोदया, सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बार-बार बढ़ाए जा रहे हैं। इनके दाम बढ़ाने के क्या कारण है? कृपया सदन में रखें। अध्यक्ष महोदया, क्या सरकार ने GST लगाकर आटा, दूध, दही, पनीर सबके भाव बढ़ा दिए हैं? यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा सदन में रखें। महोदया, मैं कहना चाहूंगी कि बढ़ती महंगाई और घटती कमाई के चलते आज हमारे देश को आधार कार्ड की नहीं, उधार कार्ड की जरूरत है। उधार कार्ड की। वित्त मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के संदर्भ में सदन को मैं बताना चाहूंगा कि सरकार द्वारा महंगाई पर काबू पाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उनमें आयात शुल्क में कटौती करना, खाद्य तेल और तिलहन पर स्टॉक सीमा लागू करना, शुल्कों का युक्ति संगत बनाना और प्याज और दलहन के लिए बफर स्टॉक बनाए रखने समेत कई अन्य कदम शामिल है। महोदया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का रेट बढ़ने से पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं। सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में कटौती कर पेट्रोल और डीजल के रेट घटाए जा रहे हैं। अब पेट्रोल 9.5 रुपए तथा डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। महोदया, पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर GST लगाने पर विपक्ष शासित राज्यों ने सहमति दी थी। खुले खाद्य पदार्थों पर कोई GST नहीं है। महोदया, कोरोना से तबाह अर्थव्यवस्था के बावजूद भारत में महंगाई दर दूसरे देशों की तुलना में कम है। प्रश्न संख्या 503, कुमारी सानिया। छत पकती है उसके कच्चे मकान की, फिर भी बारिश हो जाए तमन्ना है किसान की, तमन्ना है किसान की। माननीय अध्यक्ष महोदया, जब मैं सदन में खड़ी होती हूँ तो मेरी नजर एक दिन में एक बार उस किसान पर चली जाती है। उसकी वही कच्ची दीवार, उसका वही छप्पर, वही गाय, वही जवार, वही बाजरा। जहाँ से मैं पैदा हुई हूँ, मैं संस्कार को भूल नहीं सकती। मैं उसी संस्कार में पली बड़ी हूँ। अध्यक्ष महोदया, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। भारत की लगभग
अध्यक्ष महोदया, उस किसान के हालात इतने दयनीय क्यों हैं? अध्यक्ष महोदया, मेरा पहला प्रश्न, क्या सरकार किसानों की सहायता करने के लिए और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कोई कार्य कर रही है? यदि हाँ, तो सदन में रखे। दूसरा, क्या सरकार किसानों की आर्थिक सहायता करने के लिए कोई योजना लागू की है? यदि हाँ, तो सदन में रखे तथा कितने किसानों को इसका लाभ मिल रहा है, इसका ब्यौरा दे। तीसरा, क्या सरकार फसलों की वर्षा पर निर्भरता कम करने के लिए कोई सिंचाई योजना लागू की है? यदि हाँ, तो सदन में रखे। कृषि मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं मानती हूँ कि मेरे विपक्षी साथी की ये चिंता जायज है और मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार भी किसानों की समस्या के प्रति अति गंभीर है। सरकार किसानों के हालात सुधारने का भरसक प्रयत्न कर रही है। बात जहाँ तक स्वामीनाथन आयोग की है, तो मैं सदन को बता दूं कि स्वामीनाथन आयोग के आंकड़ों के अनुसार किसानों की फसलों के समर्थन मूल्यों में प्रति वर्ष 1.5 गुनी बढ़ोतरी भी की गई है। कृषि के विकास के लिए सरकार किसानों को बैंकों से 4% ब्याज दर पर किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध करवा रही है। सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति का भी गठन किया है, जो किसानों की आय दोगुनी करने वाले 7 पहलुओं पर कार्य कर रही है। राज्य सरकारों के माध्यम से प्रत्येक राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी लागू की गई है, जिसका फायदा हर उस किसान को होगा जिसकी फसल किसी कारणवश खराब हो गई है। पीएम किसान निधि योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जा रही है और इसका लाभ 11 करोड़ 30 लाख किसानों को मिल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदया, सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सिंचाई योजना भी लागू की गई है, जिससे हर खेत को पानी मिलेगा, हर खेत में हरियाली आएगी और हर किसान के चेहरे पर लाली आएगी। प्रश्न संख्या 504 कुमारी तनीषा। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने से पहले जनमत संग्रह करवाया? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें, यदि नहीं तो इसका क्या कारण है? दूसरा, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के 2 वर्ष बाद सरकार द्वारा क्या परिवर्तन देखे गए हैं? तीसरा, क्या जम्मू कश्मीर में कई राजनेता अभी भी नजरबंद है? यदि हाँ, तो इन नेताओं को नजरबंद रखने के पीछे क्या कारण है? चौथा, जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए इस वर्ष कितनी राशि दी गई है? सदन में रखें। गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को बता देना चाहता हूं कि यदि हम कश्मीर में जनमत संग्रह करवाते तो वो कभी सरकार का साथ नहीं देते, क्योंकि क्षेत्रीय दल और कश्मीरी जनता को बरगला देते। उनके खुद के बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं और कश्मीरी युवाओं को बहला फुसलाकर आतंकी संगठनों में शामिल कर रहे हैं। महोदया, जम्मू और कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से भ्रष्टाचार कम हुआ है, लोकतंत्र की बहाली हुई है, वह आतंकवादी घटनाओं में भी कमी आई है। पिछले कई वर्षों से भेदभाव झेल रहे लोगों को समानता और न्याय प्राप्त हुआ है। महोदया, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अभी कोई भी राजनेता नजरबंद नहीं है। महोदया, हमारी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के विकास के लिए विभिन्न मंत्रालयों एवं स्कीमों के अंतर्गत 30,757 करोड़ राशि दी गई है। प्रश्न संख्या 505 कुमारी सलोनी। Respected Speaker Ma'am, first of all, I would like to respected Minister that in our country, the level of education is degrading day by day due to scarcity of teachers and their engagement in non-teaching activities. My second question is that, what kind of steps the government is taking to improve the basic infrastructure such as toilets, stool desks, pure drinking water, classrooms, labs and other basic requirements in the schools. I hope so that the respected minister will clear their position about this. शिक्षा मंत्री जी। Respected Speaker Ma'am, I would like to inform to the House through your respected chair that before our government there were more than 10 lakh vacancies of teachers. Our government is committed to fill up these vacancies and recruitment is under process.
Government is trying to improve the education level by implementing the new education policy 2020, and we will achieve this target by 2026. Government is trying to trace out the dropout students and readmitting them in schools. For the easy access of education to all, we are improving the level of education through online mode. Teachers training programs are also launched time to time. We are launching the vocational courses in schools. We are allocating grant for school to develop the infrastructure and to fulfill all kinds of basic needs. I hope opposition has got their answers. अब प्रश्न काल समाप्त होता है, शून्य काल शुरू होता है। कुमारी प्रियंका। ना मस्जिद को जानते हैं ना दीवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं ना दीवालों को जानते हैं, जो भूखे होते हैं साहब वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, युवा बेरोजगारी के तले दबता जा रहा है, सड़कों पर लाठियां खा रहा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूँ कि क्या यह सच है कि वर्ष के दौरान बेरोजगारी दर बढ़कर 8% हो गई है? यदि हाँ, तो विवरण सदन में रखें तथा इसके क्या कारण हैं? दूसरा, देश में बेरोजगारों की समस्या को कम करने के लिए क्या सरकार द्वारा कोई योजना चलाई गई है? यदि हाँ, तो विवरण सदन में रखें तथा इसके क्या कारण हैं? तीसरा, देश में बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए क्या सरकार द्वारा कोई योजना चलाई गई है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? श्रम एवं रोजगार मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बता देना चाहती हूँ कि माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न क में दिया गया विवरण सही नहीं है। श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी दर 8.3% थी, जो घटकर 8% हो गई है। देश में बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने एवं रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न योजनाएं एवं नीतियां शामिल की गई है। स्वरोजगार पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लागू कर रही है। सब युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए 10 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जा रहा है। कुमारी निशु। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या अग्निपथ योजना से युवाओं को फायदा होगा? यदि हाँ, तो विवरण सदन में रखें। दूसरा, क्या अग्निपथ योजना लागू करने से पहले इस पर विचार विमर्श किया गया? यदि हाँ, तो विवरण सदन में रखें। यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है? तीसरा, क्या अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों के लिए शिक्षा संबंधी कोई प्रावधान है? यदि हाँ, तो विवरण सदन में रखें। यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है? रक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बता देना चाहती हूँ कि अग्निपथ योजना लागू होने से युवाओं के लिए सैन्य बलों में जाने के अवसर बढ़ेंगे। अग्निवीरों को केंद्रीय सैन्य बलों व राज्य पुलिस में प्राथमिकता मिलेगी। अग्निवीरों के प्रदर्शन जांच कर 4 साल बाद फिर उन्हें सेना में शामिल किया जाएगा। इस तरह सेना को जांच से भर के सैनिक मिलेंगे। हमने इस योजना को लाने से पहले सेवारत सैन्य अधिकारियों से 2 साल तक विस्तृत चर्चा की। उसके बाद यह योजना लाई गई। इस योजना के अनुसार जो युवक पढ़ने की चुका है, उन्हें 4 वर्ष की अवधि पूर्ण करने के बाद 12वीं के समकक्ष प्रमाण पत्र देकर ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। कुमारी एकता। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हमारे सीने में ना सही, आपके सीने में ही सही हो कहीं भी आग, लेकिन आप जल्दी चाहिए, लेकिन आप जल्दी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से महिला एवं बाल विकास
महिला विकास मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, यह बात सत्य है कि भारत की इस पवित्र भूमि पर जहां नदियों को भी मां कहकर सम्मान दिया जाता है, उसी भारत भूमि पर महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध किए गए हैं। लेकिन हमारी सरकार महिलाओं पर हो रही घरेलू हिंसा को रोकने के लिए अनेकों प्रभावशाली, सार्थक एवं सख्त से सख्त कदम उठा रही है। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में बनाया गया है, जिससे अपराध में कमी आई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार गत वर्ष के दौरान महिलाओं के साथ पूरे देश में 4,28,278 मामले दर्ज किए गए हैं। राज्यवार सूची संलग्न है। महिलाओं के प्रति अपराध को रोकने के लिए पुलिस प्रणाली एवं फोरेंसिक तंत्र को भी मजबूत किया गया है। महिलाओं को शिक्षित करके अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से समाज को भी जागरूक किया जा रहा है। कुमारी प्रिया। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूँ कि संसद सदस्य 5 वर्ष में पेंशन का हकदार हो जाता है, लेकिन सरकारी कर्मचारी 30 से 35 वर्ष तक अपनी सेवाएं देता है, पर उसको पेंशन नहीं मिलती। अध्यक्ष महोदया, सरकारी कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। पहला प्रश्न, क्या सरकार का निकट भविष्य में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का विचार है? यदि हाँ, तो ब्यौरा सदन में रखें। दूसरा, क्या कई राज्यों ने अपने सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम वापस लागू की है? यदि हाँ, तो विवरण सदन में रखें। तीसरा, क्या कई राज्यों ने सरकार से पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन स्कीम का पैसा लौटाने की मांग की है? यदि हाँ, तो विवरण सदन में रखें। और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? वित्त मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि सरकार कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील है। सरकार द्वारा लागू की गई राष्ट्रीय पेंशन स्कीम कर्मचारियों के हित में है। वर्तमान और भविष्य में विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार का फिलहाल पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने का कोई विचार नहीं है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों ने राष्ट्रीय पेंशन स्कीम को पुरानी पेंशन स्कीम में बदलने का फैसला किया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में जमा पैसे को लौटाने का आग्रह किया है। राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के अंतर्गत केंद्रीय मद में जमा यह पैसा राज्यों को नहीं दिया जा सकता। यह पैसा केवल उन कर्मचारियों को दिया जाएगा जो इसका योगदान कर रहे हैं। मिस्टर संजय बाला। कदम बढ़ाना होगा तो देश को आगे बढ़ाना है। मेरा नशे को दूर भगाना है, नशे को दूर भगाना है। माननीय अध्यक्ष महोदया, आज हमारे देश में नशे की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज की युवा पीढ़ी लगातार नशे की शिकार होती जा रही है। नशे की इस लत ने हमारे देश के नौजवानों को इस तरह से जकड़ लिया है जैसे एक शिकारी अपने शिकार को जकड़ लेता है। अध्यक्ष महोदया, नशा एक ऐसी समस्या है जिसमें नशा करने वाले के साथ साथ उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, और यदि परिवार बर्बाद होगा तो यह समाज नहीं रहेगा, और यदि समाज नहीं रहेगा तो यह देश बिखरता चला जाएगा। कि छा गया है मातम और शख्स रो रहा है। अरे देखिए जनाब, ये हमारे देश को क्या हो रहा है, ये हमारे देश को क्या हो रहा है। जम चुका है खून आज के नौजवानों में, मिल जाती है जवानी गिरी हुई मैखानों में। परिवार जाग रहे हैं राह ताकते हुए, कि परिवार जाग रहे हैं राह ताकते हुए, और आने वाला कहीं सड़कों पर गिरा सो रहा है। अरे देखिए जनाब, ये हमारे देश को क्या हो रहा है, ये हमारे देश को क्या हो रहा है। अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि कौन है ये नशे के सौदागर। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को बता देना चाहती हूँ कि सरकार एनडीपीएस एक्ट और अधिक मजबूत करके नशे पर लगाम लगाने योगदान कर रहे हैं। मिस्टर तो देश को आगे बढ़ाना है, लक्ष्य यही है मेरा, नशे को दूर भगाना है, नशे को दूर भगाना है। माननीय अध्यक्ष महोदया, आज हमारे देश में नशे की समस्या
दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज की युवा पीढ़ी लगातार नशे की शिकार होती जा रही है। नशे की लत ने हमारे देश के नौजवानों को इस तरह से जकड़ लिया है जैसे एक शिकारी अपने शिकार को जकड़ लेता है। अध्यक्ष महोदया, नशा एक ऐसी समस्या है जिसमें नशा करने वाले के साथ साथ उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, और यदि परिवार बर्बाद होगा तो यह समाज नहीं रहेगा, और यदि समाज नहीं रहेगा तो यह देश बिखरता चला जाएगा। कि छा गया है मातम और शख्स रो रहा है। अरे देखिए जनाब, ये हमारे देश को क्या हो रहा है, ये हमारे देश को क्या हो रहा है। जम चुका है खून आज के नौजवानों में, मिल जाती है जवानी गिरी हुई मैखानों में। परिवार जाग रहे हैं राह ताकते हुए, कि परिवार जाग रहे हैं राह ताकते हुए, और आने वाला कहीं सड़कों पर विनाश हो रहा है। अरे देखिए जनाब, ये हमारे देश को क्या हो रहा है, ये हमारे देश को क्या हो रहा है। अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि कौन है ये नशे के सौदागर, किसने बनाया ये नशा जो कि घर, समाज व देश को खोखला करता जा रहा है। क्या सरकार के पास इसका कोई जवाब है? यदि है तो वह सदन में रखें। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को बता देना चाहती हूँ कि सरकार एनडीपीएस एक्ट और अधिक मजबूत करके नशे पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। लगातार नशा माफियों की धरपकड़ की जा रही है। सरकार ने नशा माफियों को पकड़ने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। पुलिस विभाग के साथ साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की भी स्थापना की गई है, जो अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। लोगों को नशे के दुष्प्रभावों को बताकर उन्हें जागरूक करने की कोशिश भी की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन करवा के युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मांग सकती है। माननीय अध्यक्ष, प्रस्ताव की अनुमति चाहती हूँ। माननीय सांसदों, कुमारी प्रिया ने भारत चीन सीमा विवाद पर काम रोको प्रस्ताव पर अनुमति चाही है। प्रश्न यह है कि कुमारी प्रिया को काम रोको प्रस्ताव की अनुमति प्रदान की जाए तो इसके पक्ष में हाँ कहें, और विपक्ष में ना कहें। हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। अतः कुमारी प्रिया को काम रोको प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। विवाद पर काम रोको प्रस्ताव की अनुमति प्रदान करने के लिए सदन का मैं धन्यवाद करती हूँ। अध्यक्ष महोदया, वर्तमान में भारत चीन सीमा एलएसी पर लद्दाख के पास पेंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण तट जो महत्वपूर्ण और संवेदनशील इलाका है, यह इलाका सुरक्षा एवं सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसी क्षेत्र में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़पें भी हो चुकी हैं, जिसमें हमारे कई सैनिक सीमा पर शहीद हो गए। इसी क्षेत्र में चीनी सेना भारतीय सीमा में 8 किलोमीटर तक घुस गई है। अध्यक्ष महोदया, चीनी सेना भारतीय सीमा में निर्माण कार्य कर रही है और वहां पर एक सैनिक चौकी भी बना ली है। चीन सीमा पर सड़कों एवं बंकरों का निर्माण कर रही है और इस क्षेत्र में फिंगर 8 पर चीनी सैनिकों ने कब्जा भी कर लिया है, जो हमारी सुरक्षा पर एक प्रश्न चिन्ह है। अध्यक्ष महोदया, चीन बार बार हमारी सीमा के अंदर घुसपैठ कर रहा है। गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच विवाद हो चुका है। डोकलाम क्षेत्र में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़पें हो चुकी है, जिसमें हमारे कई सैनिक सीमा पर शहीद हो गए। हाल ही में 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुस गए। अध्यक्ष महोदया, फिर भी हमारी केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। यदि हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था की यही स्थिति रही तो हमारे देश को बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। अध्यक्ष महोदया, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में है। देश की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मेरा आपसे अनुरोध है कि सदन की आगे की कार्यवाही तुरंत रोक दी जाए और इस प्रस्ताव पर चर्चा करवाई जाए। महोदया, कुमारी प्रिया ने भारत की सुरक्षा संबंधी जो चिंता जाहिर की है, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा भारत बहुत मजबूत है। हम शांति चाहते हैं, ये तो पूरी दुनिया ने देखा है, लेकिन अब दुनिया ये भी देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। महोदया, ये लड़ाई अभी चलेगी और इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें प्रयास करना है। इस लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। कुमारी प्रिया ने भारत चीन सीमा विवाद पर काम रोको प्रस्ताव रखा, जो सांसद प्रस्ताव में चर्चा के पक्ष में है।
वे हाथ उठाकर सहमति दे सकते हैं। महाशिव जी, पक्ष के सदस्यों की गिनती की जाए। जी महोदया। सांसदों की गिनती कर ली गई है। महाशिव जी, विपक्ष के सदस्यों की गिनती की जाए। जी महोदया। सांसदों की गिनती कर ली गई है। महाशिव जी, गिनती की रिपोर्ट दी जाए। जी महोदया। पक्ष में 13 मत, विपक्ष में 16 मत। मैं समझती हूँ ना कहने वालों का बहुमत है, ना कहने वालों का बहुमत है, ना कहने वालों का बहुमत है। अतः यह प्रस्ताव रद्द किया जाता है। सरकार हाय हाय, सरकार हाय हाय। कृपया सदन महोदया, मैं कल संसद के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए घर से आ रही थी कि रास्ते में चांदनी चौक पर एक पुलिस कर्मचारी ने मेरी गाड़ी रुकवा दी। मेरे द्वारा अपनी गाड़ी के सारे कागजात दिखा दिए जाने पर उन्होंने मेरी गाड़ी एक तरफ खड़ी करने तथा जुर्माना देने को कहा, लेकिन जब मैंने उनसे जुर्माने का कारण पूछा तो साफ बिगड़ गए और भद्द शब्दों का प्रयोग करने लगे और मुझे कई घंटों तक रोके भी रखा। इसी कारण मैं संसद के अधिवेशन में उपस्थित नहीं हो सकी। इस प्रकार ये लोग न जाने कितने ही लोगों के अधिकारों का हनन करते होंगे। कृपया कर इस विषय पर सदन में कार्यवाही की जाए। इसकी जांच की जाएगी और आपको निर्णय बता दिया जाएगा। माननीय सभा सदस्यों, अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी। कुमारी सलोनी, संसदीय क्षेत्र सिरसा से। लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त है, खून गरीब का पीने में, तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ, चीख सुनाने आई हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारे देश में आए दिन हो रही आतंकवादी घटनाओं की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करवाना चाहती हूँ। महोदया, कई दशकों से भारत पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों का सामना कर रहा है। अभी 2 जनवरी 2023 को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकवादियों ने 4 हिंदुओं की हत्या कर दी। महोदया, अभी 11 अगस्त 2022 को जम्मू संभाग के फिर राजौरी में आतंकवादियों द्वारा सेना के शिविर पर हमले से सेना के 3 जवान शहीद हो गए। अध्यक्ष महोदया, 2001 में संसद पर हमला, 26/11 का ताज होटल पर हमला, उरी हमला, पठानकोट, गुरदासपुर हमलों की डरावनी तस्वीरें याद करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महोदया, जयपुर, दिल्ली और उरी में हुए फैली दहशत आंखों के सामने तैरने लगती है। महोदया, हमारे देश में आज वही स्थिति उत्पन्न हुई पड़ी है। पिछले 18 सालों में 11,453 आतंकी हमले हुए। 1947 से लेकर 2022 तक आतंकी हमलों में महोदया 35,000 जवान शहीद हो गए। अध्यक्ष जी, 35,000 जवान। महोदया, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आज तक फहराने से ज्यादा कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। सोशल मीडिया और साइबर क्राइम के जरिए ये आतंकवादी संगठन हमारे युवाओं और यहाँ तक कि वैज्ञानिकों और प्रोफेसर को भी अपने संगठन में शामिल कर रहे हैं। महोदया, मैं जानना चाहती हूँ कि इन संगठनों के सरगना क्यों नहीं पकड़े जा रहे। इन आतंकवादी संगठनों के पास इतनी आधुनिक हथियार और फंडिंग कहाँ से हो रही है। यदि अभी वक्त रहते ही
महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को बता देना चाहता हूं कि आतंकवाद केवल भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की एक गंभीर समस्या है। आतंकवाद को खत्म करना, मूल समेत खत्म करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाए हुए है। उसका दृढ़ राजनीतिक इच्छा के साथ जमीन पर उतारने का मादा भी रखती है। आतंकवाद विरोधी कानूनों को मजबूत एवं पुख्ता किया जा रहा है। महोदया, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने आतंकवाद पर नकेल कसने में सफलता हासिल की है। एयर सर्जिकल स्ट्राइक सभी को याद है। हमारी सेना ने दुश्मन देश में घुसकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था, जिससे आतंकवादी बौखला गए हैं। हमारी सरकार ने आतंकवाद को जड़ समेत उखाड़कर फेंकने तथा टेरर फंडिंग को ध्वस्त करने के लिए नोटबंदी की थी। NIA और IB भारत की खुफिया एजेंसियां आतंकियों के सरगना व इनके ठिकानों को खुफिया तरीके से ढूंढने में लगी है। देश विरोधी गतिविधियों में पाए जाने वाले लोगों की संपत्तियां भी जब्त की जा रही है। महोदया, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में आधुनिक हथियारों से सुरक्षा बलों को सुदृढ़ किया गया है। आतंकवाद को रोकने के लिए तटीय सुरक्षा, स्थलीय सुरक्षा एवं साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाया गया है। इस समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस भी मनाया जाता है। मैं भारत का गृह मंत्री होने के नाते यह कहना चाहूँगा कि हम सरकारी प्रयासों से आतंकवाद पर काबू तो पा सकते हैं, परंतु इसे एक झटके में खत्म करना मुश्किल है। इसलिए पूरी दुनिया को नैतिक शिक्षा और इंसानियत को बढ़ावा देने की जरूरत है, ताकि दुनिया के युवा आतंकवाद जैसी सोच को नकार सके। अनुमति से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 26 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण दूसरा संशोधन नियम 2021 जो 29 जून 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना 443 में प्रकाशित हुए थे कि एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में सभा पटल पर रखती हूँ। महाशिव जी युवा संसद की राज्यसभा से प्राप्त संदेश को पढ़ेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे युवा संसद की राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त संदेश की सूचना देनी है। संसद की राज्यसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के विभाग के अनुसार कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 राज्यसभा द्वारा पारित किया गया है। इसकी एक प्रति सभा पटल पर रखने का निर्देश हुआ है। महाशिव जी राज्यसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे। अध्यक्ष महोदया, मैं राज्यसभा द्वारा पारित कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूँ। अब विधेयक पारित करना है। विधेयक की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। प्रथम वाचन कुमारी रचना शिक्षा मंत्री विधेयक के लिए अनुमति का प्रस्ताव करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं विधेयक नई शिक्षा नीति 2020 की पुनः स्थापना की अनुमति चाहती हूँ। प्रश्न यह है कि विधेयक नई शिक्षा नीति 2020 की पुनः स्थापना की अनुमति दी जाए। जो प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें। जो प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझती हूँ कि हाँ कहने वालों का बहुमत है। हाँ कहने वालों का बहुमत है। हाँ कहने वालों का बहुमत है। अतः अनुमति दी जाती है। विधेयक का प्रथम चरण समाप्त होता है। कल विधेयक का द्वितीय चरण प्रारंभ किया जाएगा। अब द्वितीय वाचन पर चर्चा होगी। कुमारी रचना शिक्षा मंत्री जी। महोदया, मैं विधेयक नई शिक्षा नीति 2020 की पुनः स्थापना करती हूँ। कुमारी रचना शिक्षा मंत्री विधेयक नई शिक्षा नीति 2020 पर विचार प्रस्ताव करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं विधेयक नई शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव रखती हूँ। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। विधेयक नई शिक्षा नीति 2020 पर विचार किया जाए।
माननीय शिक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, बच्चों की अच्छी शिक्षा हमारी प्राथमिकता है और इसके लिए हमने एक ऐसी नई शिक्षा नीति निर्मित करने की कोशिश की जो शैक्षिक परिदृश्य को परिवर्तित कर देगी। यह शिक्षा नीति 34 वर्षों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। इस नई शिक्षा नीति की कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। नर्सरी में 3 साल से लेकर 18 साल तक यानी कि +2 कक्षा तक बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। यह शिक्षा नीति 5+3+3+4 पर आधारित होगी। बच्चों को विषयों की चॉइस होगी, स्ट्रीम नहीं होगी। बच्चों को 3 भाषाएं सिखाई जाएगी, अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा। शिक्षा से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को दोबारा मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा। बच्चों की कौशल शिक्षा पर बल दिया जाएगा, जैसे NSQF, कंप्यूटर शिक्षा इत्यादि। शिक्षा पर GDP का 6% खर्च किया जाएगा। अध्यापकों की 4 वर्ष की ट्रेनिंग होगी, जिसे प्रभावी शिक्षक एवं स्कूल प्रशासन मिलेगा। ये शिक्षा व्यवस्था मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली होगी। ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। विदेशी भाषाएं सिखाई जाएगी, मिड डे मील भी दिया जाएगा। वर्ष 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता का लक्ष्य भी पूरा किया जाएगा। अध्यक्ष महोदया, इस नई शिक्षा नीति में बोझ कम और शिक्षा ज्यादा दी जाएगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदन के माननीय सदस्य इस विधेयक का दिल से स्वागत करेंगे। सदन इस विधेयक पर चर्चा करें। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूँ क्योंकि यह एक ऐतिहासिक विधेयक है। ये नई शिक्षा नीति 2020 सभी की पहुंच, क्षमता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही जैसे उद्देश्यों पर आधारित है। यह हमारे समाज के लिए मील का पत्थर साबित होगी। मैं इस विधेयक का पूर्णतः समर्थन करती हूँ। माननीय सांसद मिस्टर संजय बाना। विधेयक खामियों से भरा हुआ है। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ। नई शिक्षा नीति 2020 में 5+3+3+4 में बच्चा 3 साल का होने पर विद्यालय में दाखिला लेगा। क्या सभी बच्चे दाखिला ले पाएंगे? संभव है। जैसे प्रवासी मजदूरों के बच्चे, घुमंतू जाति के बच्चे, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों का दाखिला कैसे हो पाएगा, जो समय समय पर अपना निवास स्थान बदलते रहते हैं? उन बच्चों के लिए नई शिक्षा नीति में कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है। मैं इसका विरोध करता हूँ। कृपया सदन में शांति बनाए रखें। माननीय नई शिक्षा नीति एक राजनीतिक एजेंडा सी लगती है। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ। इस नई शिक्षा नीति में प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में देने की बात कही गई है। क्या सभी क्षेत्रों की मातृभाषा में पुस्तकों को छापा जा सकता है? क्या सभी मातृभाषाओं के शिक्षकों की व्यवस्था करना संभव है? क्या एक ही विषय के अध्यापक अलग अलग विषय पढ़ाने में सक्षम होंगे? इस प्रकार सरकार का ब्लूप्रिंट स्पष्ट नहीं है। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ। सदन में शांति बनाए रखें। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को प्रणाम करती हूँ कि जिन्होंने अपने ज्ञान और दूरदर्शिता से बढ़ते भारत के शिक्षा क्षेत्र में 34 वर्षों बाद एक नए सूर्य का उदय दिखाया। नई शिक्षा नीति में तर्क और नए कौशल को प्राथमिकता देना है। प्रत्येक छात्र की क्षमता को सामने लाना है। स्कूल और कॉलेजों में मार्शल आर्ट और योग जैसे प्रशिक्षण देकर उनके अंदर के कौशल को निखारा जाएगा। नई शिक्षा नीति से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे, उद्योगों को बल मिलेगा। नई शिक्षा नीति नया सवेरा लेकर आई है। मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूँ। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा कि दुनिया बदलने का सशक्त हथियार शिक्षा है। यदि किसी राष्ट्र में शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाए तो इसकी दुर्दशा का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। हमारे देश के पढ़े लिखे छात्र डॉक्टर, वैज्ञानिक, अध्यापक आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। उनमें शिक्षा राष्ट्रीयता की भावना नहीं बढ़ पाई। अध्यक्ष महोदया, इन युवकों में शिक्षा राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने का इस नई शिक्षा नीति में मुझे तो कोई प्रावधान नहीं लगता। मैं इस विधेयक का विरोध करती हूँ। कृपया सभी। यह शिक्षा नीति भारत के शिक्षा स्तर को मजबूत करने के लिए और बच्चों को उनकी संस्कृति से जोड़ने के लिए भारत में यह नीति एक अहम बदलाव लाएगी, जिससे बच्चे विदेशों का आकर्षण छोड़ अपनी संस्कृति की ओर आकर्षित होंगे। मैं इस नई शिक्षा नीति का समर्थन करती हूँ। गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में मातृभाषा में पढ़ेंगे, जबकि अमीरों के बच्चे अंग्रेजी
अध्यक्ष महोदया, मैं उन सभी सदस्यों की आभारी हूँ जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया और उनके प्रति भी आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने रचनात्मक आलोचना की। मैं उन सभी सुझावों के प्रति आभारी हूँ जो सदन द्वारा दिए गए हैं। अध्यक्ष महोदया, इसरो के पूर्व चीफ शिक्षा कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने इस मसौदे को बड़ी मेहनत से तैयार किया है। यह एक ऐसी यात्रा रही, इसमें रहे सदस्यों ने सामूहिक रूप से देश के विभिन्न शैक्षिक आयामों को शामिल किया है। अध्यक्ष महोदया, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस नई शिक्षा नीति में आरटीई के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, बल्कि इस नीति के द्वारा नए एवं सशक्त भारत का निर्माण किया जाएगा। हम भारतीय शिक्षा में भारतीयता लाने और भारत को विश्व गुरु बनाने के पक्ष में हैं। शिक्षा में जमीनी स्तर पर परिवर्तन तथा रोजगार युक्त शिक्षा बनाने का भी प्रयास किया जाएगा। मैं सदन में इस विधेयक को पास करने का निवेदन करती हूँ। होता है, विधेयक का तृतीय वाचन कल होगा। तृतीय वाचन प्रारंभ होता है। प्रश्न यह है कि विधेयक नई शिक्षा नीति 2020 को पारित करने का प्रस्ताव रखेगी। माननीय शिक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं विधेयक नई शिक्षा नीति 2020 को पारित करने का प्रस्ताव करती हूँ। अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 10 तक विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें। जो मैं समझती हूँ कि हाँ कहने वालों का बहुमत है। हाँ कहने वालों का बहुमत है। हाँ कहने बन गए हैं। अब प्रश्न यह है कि खंड 1 विधेयक का शीर्षक अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें। जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझती हूँ कि हाँ कहने वालों का बहुमत है। हाँ कहने वालों का बहुमत है। हाँ कहने वालों का बहुमत है। अतः खंड 1 विधेयक का शीर्षक। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव पेश किया गया। जो प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें। जो प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझती हूँ कि हाँ कहने वालों का बहुमत है। हाँ कहने वालों का बहुमत है। हाँ कहने वालों का बहुमत है। अतः विधेयक पारित हुआ। मैं सभी को बधाई देती हूँ। महासचिव जी, इस विधेयक को आवश्यक कार्यवाही हेतु ऊपरी सदन में भेज दिया जाए। जी महोदया, भेज दिया जाएगा। इसी के साथ सदन की कार्यवाही 1 दिन के लिए स्थगित की जाती है।